प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिसका कि शीर्षक है संवाद के रूप भाग 2। हमारा पाठ्यक्रम जिसका नाम है कि विकास के लिए संचार, इसकी पहली यूनिट का ये आखिरी कार्यक्रम है जो कि संवाद के रूप भाग 2 में हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ जो विषय सूची हम आपसे आज बातचीत करेंगे, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे संवाद का परिचय, फिर संवाद का महत्व, शिक्षा में संवाद का महत्व। इसमें दो पहलू रहेंगे, शिक्षकों के लिए संवाद का महत्व और छात्रों के लिए संवाद का महत्व, तथा साथ ही साथ चूँकि अब आजकल शिक्षा का स्वरूप भी बदलता जा रहा है, तो आधुनिक शिक्षा में संवाद का क्या स्वरूप है उस पर हम बात करेंगे। और आजकल हर जगह बातचीत हो रही है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संवाद ये किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं। और फिर हम आखिर में बात करेंगे कि समाज कार्य में संवाद का क्या महत्व है, किस प्रकार की चुनौतियां हैं, किस प्रकार का सुधार संभव है। इन सारी बातों पर हम बातचीत करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे समाज कार्य में संवाद के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक अच्छी विषय सूची आपके सामने प्रस्तुत है। अब हम इस पर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संवाद का परिचय। जैसा कि हम पिछली स्लाइड्स में भी आपसे, पिछले प्रोग्राम्स में भी आपसे बातचीत कर चुके हैं, संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपने विचारों, भावनाओं, सूचना आदि का आदान प्रदान करते रहते हैं। संवाद का प्रमुख उद्देश्य है कि मनुष्यों के बीच आपसी समझ और विचारों का विनिमय अच्छे और प्रभावी ढंग से हो सके। इसके अलावा संवाद किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो मौखिक हो, लिखित हो, या व्यक्तिगत हो, या शारीरिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से हो, या सामूहिक संवाद हो, या डिजिटल संवाद हो। इन सब के बारे में हम पिछले कार्यक्रम में बातचीत करते आ रहे हैं। संवाद के महत्व का जितना भी रेखांकित किया जाए उतना कम है, क्योंकि संवाद का महत्व मानव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होने के साथ साथ इसके माध्यम से हम विचारों, भावनाओं, जानकारियों आदि का आदान प्रदान करते हैं। संवाद का महत्व जीवन के हर पहलू में हमें दिखाई देता है, व्यक्तिगत जीवन से लेकर चाहे वो व्यावसायिक जीवन हो, सामाजिक, राजनीतिक, हर पहलू पर हमारे संवाद का असर डेफिनेटली रहता है। निम्नलिखित बिंदुओं से भी हम संवाद के महत्व को ठीक ढंग से समझ सकते हैं कि संवाद का उपयोग आपसी समझ और सामंजस्य का निर्माण करने में होता है, हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और किसी भी समस्या के समाधान में भी हम संवाद की प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको संवाद के महत्व के बारे में और अधिक बतलाऊं तो ज्ञान और जानकारी का आदान प्रदान करने का सबसे अच्छा जरिया संवाद ही है, और इसके अतिरिक्त मनोरंजन का साधन भी संवाद है। और व्यक्ति को अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है, अभिव्यक्त करना होता है, उसके लिए भी संवाद एक अच्छा माध्यम माना जाता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो संवेदनशीलता और सहानुभूति है कि एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना, एक दूसरे के विचारों को समझ के उस हिसाब से उनसे काम करना, ये सारी चीज़ें अत्यावश्यक होती हैं। सकारात्मक परिवर्तनों की दिशा में कदम आगे बढ़ाने में भी हमारे संचार और संवाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं कि हम जिस प्रकार से समाज में भी कोई सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्तर पर भी हम कोई सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं संवाद के माध्यम से। प्रभावी नेतृत्व में भी संवाद बहुत उपयोगी होता है। हम जानते हैं कि अच्छे लीडर वही होते हैं जो अच्छे संप्रेषक होते हैं, जो कम्युनिकेटर अच्छे होते हैं। इसी प्रकार से व्यवसायिक पेशेवर सफलता के लिए संवाद का महत्व बहुत अधिक है। यहाँ आपको न केवल अच्छे संवाद कौशल से न केवल आपको नौकरी, व्यवसाय प्राप्त होता है, बल्कि उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए भी ये अत्यावश्यक है। सामाजिक समावेशिता यानी कि सोशल इंटीग्रेशन के लिए भी इस संवाद का महत्व अधिक होता है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार प्रभावी संवाद में कई बाधाएं आ जाती हैं, जिनको हम कहते हैं अवरोध। इंग्लिश में इनको कहा जाता है बैरियर्स, के बैरियर्स इन कम्युनिकेशन।
अब ये जो बैरियर्स हैं या अवरोध हैं, ये क्या होते हैं और ये किस प्रकार से हमारे संवाद को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहला होता है भाषा की बाधाएं, जिसको कहते हैं लैंग्वेज बैरियर्स। अब आप कल्पना करें कि आप किसी ऐसे प्रदेश में, किसी विदेश में, ऐसे देश में चले जाएं जहां आप उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कल्पना करें कि आप किस प्रकार से संवाद कर पाएंगे और अनेक मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये भाषा की बाधाएं होता है पहला। दूसरा होता है सांस्कृतिक भिन्नताएं, कल्चरल डिफरेंसेस। यहाँ पर भी भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ हैं। यहाँ तक कि हमारे भारतवर्ष में ही, जिसको कहा जाता है कि एक अनेकता में एकता, यह हमारा देश जो है वो इट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो वो सारे जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, उसमें जिस प्रकार के प्रचलन में होती हैं व्यवहार और जो बातें होती हैं, कई बार जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं वो बदल जाते हैं, तो उसमें भी हमारे संवाद में अवरोध उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप विदेश में जाते हैं तो अलग अलग देशों में अभिवादन करने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमें वहाँ पर अभिवादन करने के पहले थोड़ा अपना होमवर्क करके जाना चाहिए कि किस प्रकार से हमें वहाँ अपने आप को कंडक्ट करना है, किस प्रकार से उनके कल्चर के अनुरूप हमको व्यवहार करना है। मानसिक स्थिति, कई बार संवाद में ये भी मानसिक स्थिति बहुत बड़ा अवरोध पैदा करती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि व्यक्ति कई बार अपने विचारों में इतना मगन है कि सामने वाला क्या कह रहा है हम उसको सुन ही नहीं रहे हैं, तो हम उस पर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। और कई बार हमारे मन में जिस प्रकार के उत्तेजना वाले विचार आते हैं, तो उससे भी हमारे कम्युनिकेशन में कई बार बाधाएं आ जाती हैं। शारीरिक अवरोध भी होते हैं। कई बार कुछ ऐसे दिव्यांगजन भी होते हैं जिनके स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या सुनने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यदि हम कहें ऐसे दिव्यांग जो मूक और बधिर होते हैं, तो वो शारीरिक बाधाएं होती हैं, वो भी हमारे इसमें अवरोध पैदा करते हैं। हालांकि इस प्रकार के केसेस में जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है और पढ़ने के लिए यदि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, अगर अंधत्व है, तो फिर ब्रेल भाषा में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स वगैरह का उपयोग भी किया जाता है। चूँकि हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो आजकल कई ऐसे कंप्यूटर्स भी आ गए हैं जो कि ब्रेल इनेबल्ड होते हैं, ताकि जो विजुअली अफेक्टेड या इम्पेयर्ड लोग हैं वो भी उसका कंप्यूटर पर अपना काम कर सकते हैं। तकनीकी समस्याएं, कई बार हमने देखा है कि हमारे कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा अवरोध तकनीकी समस्या का आ जाता है। आप अगर मान लीजिए टेलीफोन पर बात कर रहे हैं और नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, तो कॉल ड्रॉप हो रहा है, कई बार आवाज़ नहीं समझ में आ रही, स्पष्ट आ रही, आवाज़ कट रही है, या फिर आप कहीं किसी पब्लिक स्पीकिंग में आप कोई अपना स्पीच अगर देने जा रहे हैं और वहाँ पर जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जो माइक आदि हैं, जो साउंड सिस्टम है, वो अगर ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो ये सारी तकनीकी समस्याओं के अंतर्गत हम इनको रख सकते हैं। अब विद्यार्थियों मैं आपको बतलाऊंगा कि ये जो हमारे संवाद हैं, इसमें ये जो अवरोध उत्पन्न हुए हैं, इनको दूर करने के उपाय क्या हैं। तो एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग, क्योंकि भाषा का जो अवरोध है वो कई बार एक ही भाषा को जानने वालों के बीच में भी हो जाता है, जहाँ पर कि आपने अगर सरल और साफ सुथरा और स्पष्ट संदेश अगर नहीं दिया है, तो सुनने की क्षमता को सुधारना। कई बार क्या होता है कि हम जो है वो सुन तो रहे हैं पर उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो हम समझ नहीं रहे। तो अब मैं कहता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स में केवल स्पीकिंग स्किल्स ही नहीं आते, बल्कि लिसनिंग स्किल्स भी आते हैं कि हाउ कैन यू बी एन एक्टिव लिसनर। तो इस प्रकार का भी कम्युनिकेशन स्किल आपके सफलता के लिए बहुत आवश्यक होता है। संवेदनशीलता और सहानुभूति, इसका उपयोग अगर हम करते हैं अपने संवादों में, तो बहुत सारे अवरोधों को हम दूर कर सकते हैं। इफ़ वी आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द रिसीवर ऑफ द मैसेज, तो फिर हम अपने मैसेज को उसी हिसाब से डेवलप करके, फॉर्म करके भेज सकते हैं।
चौथा है सांस्कृतिक संवेदनशीलता। जैसा मैंने कहा कि सांस्कृतिक भिन्नता होती है, अनेक अनेक देशों में, अनेक प्रांतों में कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, तो उसके कारण हम कई बार अवरोधों का सामना करते हैं। तो उस अवरोध को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनके संस्कृति के प्रति संवेदनशील बने, और जैसा मैंने कहा था कि पहले पूर्व जानकारी लेकर के उस प्रकार से हम अपना संदेश उनको दें। प्रभावी शारीरिक भाषा का उपयोग। कई बार हमने देखा है कि जो कमी हमारी शाब्दिक संवाद में कम रह जाती है, ओरल कम्युनिकेशन में जो कई बार कम रह जाती है, उसको हम नॉन वर्बल के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से अपने हाव भाव का, चेहरे का और हाथों का प्रयोग किस प्रकार से अच्छे ढंग से कर रहे हैं। पूर्वाग्रहों को दूर करना। कई बार हम लोग कई पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं, तो इन पूर्वाग्रहों से हमें मुक्ति पाना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग अपने दिमाग में जो पूर्वाग्रह हैं उनको दूर करें, उनको निकालें, ऐसे प्रेजुडिसेस को अलग करके फिर संवाद करें तो बहुत सारे अवरोध नहीं आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि संवाद का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में है और शिक्षा भी इससे अछूता नहीं रह गया, तो आज हम बात करेंगे शिक्षा में संवाद का क्या महत्व है। निश्चित रूप से ज्ञान का आदान प्रदान प्रभावी संवाद के माध्यम से ही हो सकता है। आप भी याद करें अपने कक्षा में जो हमारे शिक्षक होते हैं, जिनका कि संवाद करने का तरीका प्रभावी होता है, उनके द्वारा पढ़ाए गए विषय को आप आसानी से समझ जाते हैं। तो ज्ञान का आदान प्रदान भी जो है वो संभव है शिक्षा में संवाद के माध्यम से। शिक्षक और छात्रों के बीच विचारों का आदान प्रदान, विचारों और जानकारियों और ज्ञान का आदान प्रदान, सभी को हम गिन लेंगे। तो शिक्षक विद्यार्थियों से अपनी जानकारी को साझा कर रहा है, अपने ज्ञान को उनसे बांट रहा है, और विद्यार्थी भी उसको जिस प्रकार से उसका अध्ययन करके, मनन करके, और फिर कक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं या जिस प्रकार का फीडबैक दे रहे हैं, उसके आधार पर शिक्षक अपने संवाद को और अधिक प्रभावी बना रहा है। ये सारा आदान प्रदान जो है वो संवाद के माध्यम से ही हो पाता है शिक्षा के क्षेत्र में। समझ को बढ़ावा देना, पाठ्यक्रम के जटिल विचारों को सरल और स्पष्ट बनाना, विद्यार्थियों की समझ को बढ़ाना और उनको ज्ञान प्रदान करना, ये शिक्षक का मूल उद्देश्य होता है। और यहाँ पर उसका ये भी एक काम होता है कि पाठ्यक्रम में जो कठिन कठिन शब्द हैं या कठिन टर्म्स हैं या कठिन उसके जो हिस्से हैं, चैप्टर्स हैं, उनको सरल भाषा में करके समझा दे ताकि विद्यार्थी उसको ग्रहण कर सकें। शिक्षा का समावेशी माहौल, सभी छात्रों के लिए सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करना। आजकल जिस प्रकार की हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आप देख सकते हैं कि ये संवाद के माध्यम से ही संभव होता है। इसमें हम सभी छात्रों के लिए सुलभ शिक्षा का उपयोग हम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से मूक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं स्वयं चैनल पर, और अनेक NPTEL वगैरह, स्वयं प्रभा, सभी अनेक चैनल्स पर जो इस प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम दिए हैं, ये भी शिक्षा को सुलभ करने का एक बहुत अच्छा जरिया है, जिसमें कि विद्यार्थियों को अपने घर में ही बैठ कर के देश के जाने माने विशेषज्ञों के माध्यम से उस विषय की जानकारी प्राप्त होती रहती है। अब हम आते हैं कि शिक्षकों के लिए संवाद का क्या महत्व है। जब शिक्षकों के लिए संवाद के महत्व की बात आती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संचार कौशल में सुधार, तो ये पहला पॉइंट है कि एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो स्पष्ट रूप से संवाद करता है। ये अत्यावश्यक है। एक शिक्षक का अगर सबसे महत्वपूर्ण स्किल या कौशल मैं मानूंगा तो वो संवाद कौशल ही होगा कि किस प्रकार से वो अपनी बात को सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में और कठिन चीज़ों को सरल भाषा में सरल करके, पहले वो खुद समझ ले, खुद समझ करके फिर सरल करके विद्यार्थियों को समझा दे। तो इस प्रकार का संवाद जो है वो प्रभावी होता है और शिक्षकों को इस प्रकार का संवाद कौशल विकसित करना अत्यावश्यक है। आजकल जो भारत सरकार के अनेक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें भी इस प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और साथ ही साथ डिजिटल माध्यमों का किस प्रकार से शिक्षा में उपयोग किया जाए, जिसको हम आगे की स्लाइड में जिनके बारे में बात भी करेंगे, तो वो सारी बातों के लिए भी शिक्षकों को अभी प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रभावी निर्देश,
छात्रों को सटीक और स्पष्ट निर्देश देना। शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने विद्यार्थियों को ठीक ढंग से इंस्ट्रक्ट करे, उनको स्पष्ट रूप से बतलाए कि क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर ये स्पष्टता रहेगी तो फिर विद्यार्थी उसी हिसाब से, जैसा शिक्षक चाहता है उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे, उसी हिसाब से ज्ञान प्राप्ति करेंगे, जो कि शिक्षा को एक अधिक प्रभावी बनाने में कारगर सिद्ध होता है। समस्या समाधान, संवाद के माध्यम से ही छात्रों के प्रश्नों और उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो हमारे जो शिक्षक हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए संवाद का उपयोग हमेशा करते रहते हैं। शिक्षकों के लिए संवाद का महत्व के बारे में बातचीत करने के बाद में अब हम आते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए संवाद का क्या महत्व है, आप किस प्रकार से संवाद का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए कुछ बात है। पहली बात है सक्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी का मतलब है छात्रों को कक्षा में अपनी सोच और विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित रहना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि अगर विद्यार्थी क्लास में सक्रिय भागीदारी नहीं रखेंगे तो फिर वो एक बोरिंग क्लास होकर के रह जाएगी और अपने आप की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अत्यावश्यक होता है कि आपके अंदर संवाद कौशल हो। यदि आप पूछना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आपको कई बार एक डर रहता है या कई बार एक इल कॉन्फिडेंस रहता है कि आप अपनी बात को ठीक ढंग से पूछ पाएंगे या नहीं, या कई बार मैंने कुछ प्रश्न किया और पूरी क्लास वाले मुझे मूर्ख समझेंगे या हंसने लगेंगे मेरे ऊपर, इस प्रकार की कई साइकोलॉजिकल समस्याओं के कारण आप अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। तो इन सब का एक ही उत्तर है, वो है कि अपने संवाद कौशल को ऐसा विकसित करें कि आप आत्मविश्वास के साथ में कॉन्फिडेंस से अपने टीचर से अपना प्रश्न पूछ सकें। समझने की प्रक्रिया, संवाद से छात्रों को बेहतर समझ की प्राप्ति होती है। क्योंकि आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर अत्यावश्यक है कि आप चीज़ों को ठीक ढंग से सुनने की क्षमता आप डेवलप करें, सुनने और समझने की क्षमता डेवलप करें। तो लिसनिंग स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग, इनको दोनों को आपको डेवलप करने की आवश्यकता है। जो अभी नई शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा आई है NEP 2020, उसमें भी इस बात पर बल दिया गया है कि रोट लर्निंग यानी रटन तो विद्या, उससे विद्यार्थियों को दूर हटाना है और वो विषय को समझ करके अपनी भाषा में अपने उत्तर को अभिव्यक्त करें। तो इस बात पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि, शिक्षक का एक मूल उद्देश्य ये भी होता है कि वो अपने विद्यार्थियों के अपने छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि करे। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि संवाद में अगर आपके अंदर कुशलता है तो आत्मविश्वास आपका अपने आप ही कई गुना बढ़ जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था। शिक्षा में संवाद में हमने बातचीत की कि शिक्षकों के लिए संवाद का क्या महत्व है और विद्यार्थियों के लिए संवाद का क्या महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं आधुनिक शिक्षा में संवाद की ओर। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का स्वरूप बहुत तेज़ी से बदल रहा है। विशेष रूप से कोविड पेंडेमिक के दरमियान हमने देखा था कि जब लॉकडाउन की परिस्थिति आ गई, जब शिक्षण संस्थाएं काफ़ी लंबे समय तक बंद रहीं और उस समय पर हमारे जो भारतवर्ष के शिक्षक हैं और हमारे जो विद्यार्थी हैं, इन्होंने जिस प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम के लिए ट्रांजिट किया और जिस प्रकार से उसमें कुशलता हासिल की, इसकी मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। किसी अन्य देश में इतनी आसानी से, इतने जल्दी इस प्रकार की कौशल का विकास करना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जहाँ पर गूगल मीट, जूम जैसे प्लेटफॉर्म जो कि कोविड पेंडेमिक के दौरान ही बहुत से लोगों ने पहली बार उपयोग में लाए थे, तो वो सारे चीज़ों पे एक अच्छी पकड़ हमारे भारतीय शिक्षण संस्थान ने बनाई है। यहाँ पर मैं आपको बतलाऊंगा कि तकनीकी संवाद की बात करेंगे। जब आधुनिक शिक्षा की बात होती है तो तकनीकी पहलू क्या है शिक्षा का, उस पर हम बात करेंगे। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऑनलाइन कक्षाएं, ये एक नया पहलू शुरू हो गया। हालांकि डिस्टेंस एजुकेशन तो काफ़ी पुराना है, लेकिन अब ऑनलाइन कक्षाओं की जब बात हो रही है तो ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं, किस प्रकार से विद्यार्थी उन कक्षाओं में भाग लेकर के न केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बल्कि उनमें परीक्षा दे करके भारत सरकार के द्वारा सर्टिफाइड वो उनको सर्टिफिकेट भी प्राप्त होता है। और अनेक विश्वविद्यालयों ने
इस प्रकार की सुविधा भी कर रखी है कि आप ये कोर्स अगर वहाँ से करके लाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्वयं से, तो एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने से आपको छूट मिल जाएगी, जिसको कहा जाता है क्रेडिट ट्रांसफ़र। तो इस प्रकार की बातें भी आपको जानना आवश्यक है। इसके अलावा इंटरनेट और सोशल मीडिया, अब शिक्षा के प्रचार में इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग, ये आधुनिक शिक्षा का एक ऐसा पहलू है जिसमें कि बहुत अधिक कार्य आजकल हो रहा है, और इंटरनेट के बिना आजकल शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा रही है। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया का उपयोग भी शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है, आप आज देखते हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, या हम कहें कि एडटेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में आजकल कह रहे हैं एडटेक। तो कई ऐसी एडटेक कंपनियां आ गई हैं जिन्होंने अपने मोबाइल ऐप्स बना करके और उसके माध्यम से भी वो शिक्षा दे रहे हैं। तो ये सारा जो है हमारे तकनीकी पहलू हैं कई बार, और जिसमें कि इंटरनेट आदि का उपयोग बड़े अच्छे से हो रहा है। ऑनलाइन चर्चा और सहयोग, सहयोग को हम यहाँ कहेंगे कोऑपरेशन, सहकारिता। तो ऑनलाइन चर्चा जो है कई बार ऐसे चैट फोरम्स बन जाते हैं जिनमें हमारे विद्यार्थी जो हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और उनमें सहयोग और विचार विमर्श उनमें चलता रहता है। तो अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। विद्यार्थियों, अब हम आते हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक की ओर, जो कि है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको और कॉमनली जाना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई से। तो एआई में शिक्षा का क्या महत्व है, एआई और संवाद किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यदि हम एआई का एक संक्षिप्त परिचय दें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक है जो मानव मस्तिष्क की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। हालांकि इस क्षेत्र में नित नए प्रयोग हो रहे हैं, नित नए काम हो रहे हैं, और इसका काफ़ी उपयोग बढ़ता चला जा रहा है दैनंदिन जीवन में, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि जो मानव की जो इंटेलिजेंस है, मानवीय बुद्धिमत्ता है, उस तक पहुंचने में अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को और अधिक समय लगेगा। एआई का प्रयोग आजकल संवाद के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहा है। हम देखते हैं एआई का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी और संवाद के क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे कई माध्यम आ गए, कई टूल्स आ गए, जैसे चैट जीपीटी। आज चैट जीपीटी का शिक्षा में उपयोग एवं दुरुपयोग दोनों बढ़ते जा रहे हैं। अनेक ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिन्होंने कि पहले विद्यार्थियों को सिखाया, सिखाने के बाद में उपयोग कराया, उपयोग कराने के बाद में बैन भी कर दिया। बैन इसलिए कर दिया कि फिर उसके जब दुरुपयोग शुरू हुए तो, और जिस प्रकार से हमें मालूम होना चाहिए कि क्या क्या एआई के टूल्स हैं और किस प्रकार से उनका उपयोग करना है। तो ये शिक्षा, व्यापार, ग्राहक सेवा और व्यक्तिगत सहायकों में अहम भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग एजुकेशन में भी, बिजनेस में भी, और कस्टमर सर्विस में, और पर्सनल असिस्टेंट में, और वॉइस असिस्टेंट आदि में बहुत सारी जगहों पर इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संवाद, जहाँ तक हम बात करें तो एआई का संवाद में उपयोग की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने आता है चैटबॉट्स। चैटबॉट्स जो हैं वो इस प्रकार के, एक्चुअली रोबोट जो हैं उसका शॉर्ट कहते हैं बोट्स, BOTS। तो बोट्स में चैटबॉट्स वो हैं जो कि चैट यानी बातचीत कर सकें। तो इस प्रकार से ग्राहक सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन चैटबॉट से हमें रिस्पांस मिल जाते हैं। आजकल हम कहीं फ़ोन करते हैं किसी कस्टमर सर्विस में, तो IVRS आप समझते हैं, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम, उसमें सामने से कई बार रोबोट ही बात करता है, उसको हम चैटबॉट कहते हैं। कि उसके पास में आपकी जो क्वेरीज हैं उनके उत्तर प्री फीड होते हैं और वहाँ से वो आपको अपने उसके उत्तर देते हैं। वॉइस असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, हाउस होल्ड अप्लायंस हो गए हैं। वॉइस असिस्टेंट जैसे कि गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा, ये सारे जो हैं वॉइस असिस्टेंट हमारे जीवन को, हमारे संवाद को बहुत आसान बना रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो वॉइस असिस्टेंट आए हैं, अलेक्सा आ गया, या गूगल असिस्टेंट आ गया, या एप्पल का सिरी आ गया, तो ये सारे जो वॉइस असिस्टेंट्स हैं ये भी बहुत अच्छे उदाहरण हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग संवाद के क्षेत्र में किस प्रकार से किया जा रहा है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, भाषानुवाद,
AI द्वारा संचालित अनुवाद सेवाएं, गूगल ट्रांसलेशन, जिससे भाषाई संवाद में आसानी होती है। आज के क्षेत्र में, हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी देखेंगे तो हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्र जो हैं वो इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का उपयोग कर रहे हैं। और हम शिक्षा के क्षेत्र में भी जाएंगे तो जहाँ भी कहीं ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास में इस प्रकार के गूगल ट्रांसलेशन टूल्स आदि उपयोग में लाए जा सकते हैं। कंटेंट जनरेशन, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि AI आधारित लेखन सामग्री निर्माण के टूल्स जैसे कि GPT यानी चैट GPT संवाद को स्वचालित और तेज बनाते हैं। तो इस प्रकार के केवल चैट GPT नहीं है, ऐसे और भी अनेक आ गए हैं जो कंटेंट जनरेशन में हमको मदद कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें चुनौतियां भी अनेक हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोग जब हम संवाद में करते हैं तो उसमें कई चुनौतियां आती हैं। जैसे सबसे पहला है ट्रस्ट एंड प्राइवेसी, भरोसा और गोपनीयता। कि कई बार हम जब एक इंसान दूसरे इंसान पे तो भरोसा कर सकता है, पर एक इंसान कैसे दूसरे रोबोट पे भरोसा करे, तो ये ट्रस्ट का इशू भी आ जाता है। मानवीय भावनाओं का अभाव, कई बार हम लोग ये महसूस करते हैं कि हम जब बात कर रहे हैं तो सामने वाला भी मानव होगा तो एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे, लेकिन जब हम रोबोट से बात कर रहे हैं तो वो केवल मैकेनिकल वे में ही उत्तर हमें प्राप्त होंगे। लिमिटेशंस इन अंडरस्टैंडिंग, कई बार हमारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं तो फिर उसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। AI से संवाद में सुधार, अब हम किस प्रकार से ये जो चुनौतियां हमारे सामने आई हैं इनका हम कैसे सुधार सकते हैं। तो पहला है तेज और सटीक प्रतिक्रिया, यानी फास्ट एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज। तो AI द्वारा तुरंत और सही जवाब मिलने से समय की बचत हो जाती है। कई बार हमारे जो ह्यूमन असिस्टेंट्स हैं उनको कई बार जानकारी ढूंढने में समय भी लग जाता है। कई बार व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस, हम AI को थोड़ा कस्टमाइज करें, AI उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं के अनुसार कस्टमाइज सुझाव और संवाद प्रदान कर सके, ऐसा इसको बनाएं। तो ये भी हमारे AI के द्वारा संवाद को काफ़ी प्रभावी करेगा। 24/7 अवेलेबिलिटी, ये जो 2400 घंटे 7 दिन जो इसकी उपलब्धता है, ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर सम रेस्ट। तो AI आधारित चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट्स 2400 घंटे सक्रिय रहते हैं। भाषाई सीमाओं को पार करना, ओवरकमिंग लैंग्वेज बैरियर्स, AI अनुवाद टूल से विभिन्न भाषाओं में संवाद किया जा सकता है। तो ये सारे जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संवाद के बारे में हम लोग बातचीत करते आ रहे थे। अब इस कार्यक्रम में आखिर में हम चलते हैं कि समाज कार्यों में संवाद का क्या उपयोग हो सकता है, किस प्रकार से हम समाज कार्य में संवाद का उपयोग कर सकते हैं, जो कि हमारा पूरे पाठ्यक्रम का भी विषय है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ इस प्रोग्राम का आ रहा है आपके सामने। समाज कार्य में संवाद का मुख्य उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए विचारों, जानकारी और संसाधनों का आदान प्रदान करना होता है। तो जिस प्रकार से हम जानते हैं कि सोशल वर्क में, सोशल डेवलपमेंट में संवाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये अवधारणा हमें रखना चाहिए कि संवाद को प्रभावी करें। संवाद से सामाजिक कार्यकर्ता समुदाय के लोगों से जुड़ते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं। एक सोशल वर्कर में अच्छे संप्रेषक का होना जरूरी है, अच्छे कम्युनिकेटर का होना जरूरी है, ताकि वो उनसे जुड़ सके। कई बार उनकी भाषा में बात करना, उनकी भावनाओं को समझ के बात करना, उनसे उनकी समस्याओं को ठीक ढंग से समझना, तब जाकर के हम उनकी समस्याओं का हल कर पाएंगे। तो ये समाज कार्य में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह संवाद व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर होता है। जब सामाजिक कार्यकर्ता समाज में जाते हैं, कम्युनिटी वर्क के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कई बार वो जैसे कोई मुखिया या प्रमुख ओपिनियन बिल्डर या इन्फ्लुएंसर हैं, तो उससे हम व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं। और जब हम सामूहिक रूप से बात करते हैं तो चौपाल पे एक चर्चा के लिए हम सारे लोगों को बुला लेते हैं, फिर वहाँ पर हम सामूहिक रूप से भी संवाद कर सकते हैं। समाज कार्य में संवाद के प्रमुख उपयोग। अब यहाँ पर मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि बहुत सारे उपयोग संवाद के यहाँ पर आते हैं। पहला है सपोर्ट एंड काउंसलिंग। सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहकों और समुदायों को मानसिक भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए प्रभावी संवाद का उपयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से अब हम देखें कि अगर हमारे कई सामाजिक कार्यकर्ता जाते हैं और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने अगर जा रहे हैं और अच्छे उनके संवाद कौशल अच्छा नहीं है, तो फिर वो प्रभावी नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर आवश्यकता होती है।
समस्याओं की पहचान में, आइडेंटिफाइंग इश्यूज़, हमारे जो संवाद के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता समाज के मुद्दों को पहचानने और समझने में मदद करते हैं। तो समस्याओं को आप तभी पहचान पाएंगे जब आप ठीक ढंग से अपने कम्युनिकेशन के साथ में अपने ऑब्जर्वेशन को भी विकसित करिएगा। आप चीज़ों को ऑब्जर्व भी करेंगे, उससे भी आपको समझ में आएगा कि देखने से भी आपको पता चलेगा कि क्या समस्या है, कई बार वो ना भी बताएं। सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस में मैं कहूँगा कि संवाद का उपयोग समाज में सामाजिक मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। तो सामाजिक स्तर पर अपने जो समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए भी संवाद का उपयोग किया जा रहा है। सहयोग और समन्वय, कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, विभिन्न संगठनों, सरकारी एजेंसियों, समुदायों के साथ मिलकर काम करने में संवाद की अहम भूमिका आती है। तो ये सारे समाज कार्य में हमारे संवाद का क्या महत्व है और किस प्रकार से उपयोग में आ रहा है, ये मैंने आपको बतलाया। और आगे बढ़ते हुए न केवल समस्याओं को पहचानने में बल्कि समस्याओं का समाधान करने में भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी सामाजिक कार्यकर्ता जो है प्रभावी संवाद से समस्याओं को सही तरीके से समझकर और उसका समाधान खोजने में हमें मदद मिलती रहती है। विश्वास और रिश्तों का निर्माण, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स, ग्राहकों और समुदायों के साथ संवाद से विश्वास और मजबूत रिश्ते बनते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हम अपना विश्वास लोगों का जीत नहीं पाएंगे। समुदाय की भागीदारी, कम्युनिटी एंगेजमेंट, संवाद से समुदाय को अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों का एहसास होता है जिससे वे समाज के कल्याण में सक्रिय रूप से भाग लेते रहते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक हम आ गए हैं। इसके बाद में मैं आपको चुनौतियाँ भी बतलाऊंगा कि सामाजिक कार्यों में संवाद के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियाँ हमें फेस करना पड़ती हैं। सबसे पहला है संस्कृति और भाषा की चुनौतियाँ, कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स। विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले लोगों के बीच संवाद स्थापित करने में मुश्किलें हो सकती हैं। जब हमारे सामाजिक कार्यकर्ता समाज में ऐसे हिस्सों में जाते हैं जहाँ पर कि बोलचाल होने से और कई बार ठीक ढंग से वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की चुनौतियाँ सामने आती हैं। इसी के साथ में सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर भी कई बार हम सामाजिक स्तर पर इस प्रकार का भेदभाव कई बार हो जाता है। तीसरा है कंसर्न्स ओवर प्राइवेसी, गोपनीयता की चिंता। समाज में हम जब किसी से बात करते हैं तो उसको ये चिंता होती है कि मैं अपनी समस्या इनको बतला तो रहा हूँ पर वो फिर पब्लिक ना हो जाए, तो गोपनीयता की समस्या आती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम में जिसका कि नाम था संवाद के रूप भाग 2, हमने आज चर्चा की कि किस प्रकार से हमारी शिक्षा को हम कैसे और अधिक उपयोगी बना सकते हैं, शिक्षकों के लिए संवाद का क्या महत्व है, विद्यार्थियों के लिए संवाद का क्या महत्व है, और हमने आज बात की कि डिजिटल संवाद क्या है और किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग संवाद के क्षेत्र में कर सकते हैं। धन्यवाद।